हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल। कल हमने 3.1 की थी और हमारे चैप्टर का नाम था मोमेंट। अब देखिए हमारे पास वेरिंगटन थ्योरम है। वेरिंगटन थ्योरम क्या कहती है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू कोप्लेनर फोर्स नॉट फॉर्मिंग ए कपल। देखिए भाई, एल्जेब्रिक सम, अब हम सम करेंगे किसका? हम सम करेंगे मोमेंट्स का। किसका सम करेंगे भाई? मोमेंट्स का। और कैसे फोर्स है ये? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई? वो एक्ट कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी पर जो कि फिक्स है, जिसको हम मोड़ो तोड़ नहीं सकते, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, जो कि अनफ्लेक्सिबल होती है। अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। तो अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट देखना है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा साफ कर लेती हूँ, ठीक है? तो वो किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे दो केस दिखा रखे हैं। व्हेन द फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दोनों फोर्स एक पॉइंट पे टकराते हैं। अब देखिए पी एंड क्यू बी द फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। देखिए यहाँ से पी जा रहा है फोर्स, इधर से क्या जा रहा है भाई? क्यू। दोनों किस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं? ए। अब इसने क्या रखा है? और आर उनका मैंने क्या बना दिया बीच में? रिजल्टेंट। देखो एक फोर्स मतलब दो फोर्स एक तरीके से एंगल बना के काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं भाई? एंगल बनाकर। एक फोर्स कैसे गया? पी, और एक फोर्स गया क्यू, और दोनों के बीच में एंगल क्या है? वो सॉरी क्या पॉइंट है? ए। और दोनों के बीच में रिजल्टेंट क्या बना दिया मैंने? आर। आगे जब हम बात करें, ओ यहाँ पे गिवन पॉइंट है जिसके अबाउट हमें निकालना है, ये गिवन पॉइंट हो गया। अब मोमेंट लेना है, तो हम जानते हैं मोमेंट में हमें मोमेंट बराबर होता है, कल हमने किया था, फोर्स मल्टीप्लाई में लाइन ऑफ एक्शन जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं। तो अब और उसी लाइन में अगर लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो मोमेंट भी कितना हो जाता है? जीरो। अब हमें क्या करना है? देखो ओ से ओ एन परपेंडिकुलर डालना है जो पी की लाइन ऑफ एक्शन है, और ऐसे ही ओ एम परपेंडिकुलर डालना है जो क्यू की लाइन ऑफ एक्शन है। अब देखो यहाँ से ओ से लेकर एम, ओ से लेकर एम में परपेंडिकुलर, देखो क्यू जो फोर्स जा रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई? ए क्यू। तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या डल गया भाई? यहाँ से ओ एम। ऐसे ही जो हमारा पी फोर्स है इस साइड है, इसके ऊपर ओ से परपेंडिकुलर क्या डला? ओ एन। तो देखो मान लो जैसे हम ड्रॉ करें तो ओ यहाँ पे फिक्स पॉइंट हो गया। ओ से मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया? ओ एन पी पर, और ओ से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया भाई ओ एल, और मैंने यहाँ से ओ को ज्वाइन कर दिया। तो अब आगे इसने क्या क्या रखा है? ओ एन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ गए, एंगल ओ ए एन, एंगल ओ ए और ओ ए एन, मतलब ये वाला एंगल। अब देखो ये वाली जो ट्राइंगल बनी है, इस वाले एंगल को इसने अल्फा नाम दिया है। क्या नाम दिया है भाई? अल्फा। आगे ओ एम, अगला ओ ए एम, ओ ए, देखिए ओ ए एम मतलब क्यू के साथ जो एंगल बनेगा ओ ए, यहाँ पे एम नाम दे रखा है इसने इस परपेंडिकुलर का, एल नहीं एम। तो इस वाले एंगल को पूरे को क्या माना है इसने? बीटा। याद रखना, पहले जो फोर्स है लाइन ऑफ एक्शन, उसके साथ तो एंगल ओ ए एन बन रहा है अल्फा, और दूसरा लाइन ऑफ एक्शन जो ए क्यू है उसके साथ ओ का एंगल बन रहा है ओ ए क्यू बीटा। बन गया। फिर उसके बाद ए एक्स परपेंडिकुलर है ओ ए पर, ए एक्स गया हुआ है, ए एक्स परपेंडिकुलर बनाया हमने ओ ए पर। याद रखना भाई। फिर हमने ओ ए के ऊपर क्या बना दिया? ए एक्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाया। फिर उसके बाद इसने एंगल ओ ए एल जो एंगल है उसको क्या माना है भाई? गामा। क्या माना है? गामा। ठीक है। अब हमने देखो एक्स ए एन की वैल्यू क्या आएगी? एक्स इस साइड है, ए और एन मतलब ये वाली वैल्यू। देखो हमें पता है ये कंप्लीट, ये कितना है? अल्फ़ा। कितना है? अल्फ़ा। और ये हमारा क्या है? 90। तो अब हमें ये निकालना है, तो क्या निकालना है? ओ ए एल, सॉरी क्या निकालना है? एक्स ए एन, एक्स ए और एन, ये निकालना है हमें। तो ये क्या आएगा भाई? 90 माइनस अल्फ़ा। क्या आएगा? 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये अल्फ़ा है। क्या है भाई? ये अल्फ़ा। ठीक है। और मोमेंट ऑफ पी अबाउट पॉइंट ओ, अब ओ के अबाउट देखना है। अब देखो भाई पी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है?
फोर्स तो इस पे P लग रहा है और मल्टीप्लाई में उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ON, क्या है भाई ON। अब मैं इन राइट ट्राइंगल देखूंगी, इन राइट ट्राइंगल कौन से राइट ट्राइंगल है ONA में, ONA में। अब मुझे देखो हमें OA लाइन लेनी है, ठीक है, मुझे निकालना है ON, तो ON बटे में OA, जिस साइड पर दोनों एंगल बने होते हैं वो बेस होता है, तो ये क्या हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये OA 90 के सामने का क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। P/H क्या होता है साइन थीटा, थीटा हमारा ये क्या है अल्फा, तो हमारे पास ON की वैल्यू आ जाएगी OA साइन अल्फा, जो हमने यहाँ पे पुट कर रखी है, आ गई। अब ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पे OA आगे लिख दिया और P साइन अल्फा को एक साथ लिख दिया, और हम जानते हैं साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस अल्फा, ठीक है, चेंज कर दिया हमने। और ये क्या है रिजल्ट पार्ट ऑफ P अलोंग AX, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं भाई, जैसे ये रिजल्टेंट है, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या कहलाता है कोस वाला, तो ये रिजल्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली मोमेंट ऑफ Q अबाउट O, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये OA मल्टीप्लाई में रिजल्ट पार्ट ऑफ किसका Q फोर्स का, ये Q का बनेगा और अबाउट AX बनेगा। अब देखो पहले OA मल्टीप्लाई में रिजल्ट पार्ट ऑफ P अलोंग AX, ऐसे ही अब ये Q अलोंग AX। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया क्योंकि हमें दोनों के रिजल्ट पार्ट देखने हैं, तो OA दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजल्ट पार्ट ऑफ P और Q का हो जाएगा सम, तो रिजल्ट पार्ट ऑफ P अलोंग रिजल्ट पार्ट ऑफ, फिर ये R बन जाएगा रिजल्टेंट, तो इसको लिख सकते हैं हम OAR कोस 90 माइनस गामा, इसने क्या कर दिया है 90 माइनस गामा, क्योंकि रिजल्टेंट गामा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से आ गया OAR साइन गामा, हो गया। तो आपको याद रखना है हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, R रिजल्टेंट R मल्टीप्लाई में ये बना है OL, उसी रिजल्टेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब भी दो फोर्स हों P और Q किसी लाइन पे A पे पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट R है, तो याद रखना हमें जिस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं वहाँ से उस रिजल्टेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, ठीक है, और रिजल्टेंट की वैल्यू देखनी है, तो R मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ये हमें रिजल्ट कहता है। नेक्स्ट देखिए केस सेकेंड, वैन फोर्सेज आर पैरेलल, फोर्स पैरेलल है देखो दोनों, और रिजल्टेंट बीच में आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन है दोनों की, इससे दोनों का सम हो जाएगा। अगला क्या है, जब देखो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो रिजल्टेंट है कैसे आएगा, देखो P बड़ा और देखो यहाँ पे P और Q क्या है इक्वल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो सम हो गया। अब यहाँ पे P बड़ा है तो P माइनस Q होएगा रिजल्टेंट, ओके, ये चीज़ें याद रखनी है छोटी छोटी हमें। जनरलाइजेशन ऑफ वैगनिंग थ्योरम ऑफ मोमेंट्स, वो क्या कहती है सभी मोमेंट का सम हो जाएगा जितने भी मोमेंट होंगे, और रिजल्टेंट इसे क्या करता है मोमेंट ऑफ R अबाउट O, एल्जेब्रिक सम होता है सभी फोर्सेज का उस R के अबाउट। अब इसने क्या कहता है इफ़ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स इक्विलिब्रियम में हो तो सम जीरो होगा एल्जेब्रिक सम, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो उस वक्त मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। नेक्स्ट देखिए, देखो ये छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, हाँ ये फॉर्मूला काफ़ी काम आएगा। देखो भाई रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² का रूट, और tan थीटा होता है y/x, ये सब हमें पहले भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, एक मिनट एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट कैसे बनती है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, कैसे बनती है भाई, एक्स वाई और माइनस का वाई एक्स इक्वल टू जी। इफ़ फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता है आर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो वो जीरो है, इसका मतलब क्या, एक्स और वाई हमें पता है वो ओरिजिन पे होता है, कब होता है ओनली ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है भाई जीरो, ठीक है, एक्स और वाई जीरो हो गया तो जी भी क्या हो गया जीरो। नेक्स्ट है ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट हो गया, अगर एक्स जीरो है तो सम ऑफ रिजल्ट पार्ट ऑफ फोर्स इन एनी डायरेक्शन ओ एक्स, याद रखना एक्स बराबर जीरो है तो वो ओ एक्स के अलोंग जीरो हो जाएगा, वाई बराबर जीरो है तो वो ओ वाई के अलोंग जीरो हो जाएगा, जी बराबर जीरो है तो सम ऑफ मोमेंट अबाउट ओ जो फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट क्या होगा जीरो। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने जो सारे क्वेश्चन में यूज होंगे अभी हमारे। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मोमेंट की इक्वेशन है, याद रखनी हमें, किसी पॉइंट मोमेंट ऑफ ए सिस्टम फोर्स अबाउट एनी पॉइंट x1 y1 का फॉर्मूला क्या है, देखो x y1 माइनस वाई x1 प्लस में g। देखिए भाई p 3p 2p 5p एक्ट कर रहे हैं अलोंग द साइड, देखिए भाई इसने साइड दे रखी है ए बी बी सी सी डी और डी ए ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ये हमें गिवन है। देखिए भाई हमें गिवन है, देखो ए
बी, बी से सी से डी। देखो ए से बी जा रहा है हमारा, ए से बी जा रहा है पी, बी से सी जा रहा है 3p, और सी से डी जा रहा है हमारा 2p, और डी से ए जा रहा है हमारा 5p। ये हमने लिख लिया। तो प्रूव करना है एडी जो है वो प्रोड्यूस किया गया ऑफ पॉइंट ई। देखो एडी को हमने ई तक प्रोड्यूस कर दिया। और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि एडी रेशियो डी ई कितना है 5:4। तो हमारा रिजल्टेंट कैसे बनाया हमने, ई पॉइंट के अबाउट बना दिया। अब देखो भाई, अब हम जानते हैं टेकिंग ए बी एंड ए डी को कोऑर्डिनेट एक्सिस मान ली। देखो ए डी और ए बी को हमें पता है रिजोल्व करेंगे, रिजल्टेंट को रिजोल्विंग करेंगे, जो हमें पता है हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होता है आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा बराबर, अब देखो भाई इधर जो फोर्स जा रहा है वो क्या जा रहा है, इस साइड ई पर मीट करने वाला ये जा रहा है। कैसे जा रहा है ये, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे क्या आता है माइनस। और यहाँ पर इसको देखो भाई, इसके अलोंग पैरेलल देखो, इसके पैरेलल कौन है 3p, लेकिन ये कैसा जा रहा है, देखो ये ऐसे जाएगा। तो ये कैसे जा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। देखो ये तो हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज, तो उसके लिए माइनस होएगा। ये इस तरीके से होते हुए और वो ई की तरफ जा रहा है। देखो ये सबको ई की तरफ जाना है, ये इस तरीके से होते हुए ई की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा चल रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इसके लिए क्या आएगा प्लस। तो -5p में से 3p गया तो क्या आ जाएगा आंसर -2p। ऐसे ही आर साइन थीटा हमें पता है ये वर्टिकल वाले पार्ट होते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल वाले आर साइन थीटा। तो वर्टिकल में क्या जा रहा है p, और देखो ये ऐसे होते हुए इसकी तरफ आएगा और ये यूँ चलेगा, है ना। तो ये कैसे जा रहा है भाई, p उस तरीके से आया, ठीक है, लीव करते हुए वो इस डायरेक्शन में चलता। देखो p जाएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ये इस तरीके से होता हुआ इधर d के पास आएगा, है ना। ऐसे ही 2p को देखो भाई, 2p ऐसे चल रहा है ना, 2p ऐसे चल रहा है, ये कैसा चल रहा है क्लॉकवाइज की वजह से उसमें क्या आ गया माइनस। और p क्या कैसे चल रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा भाई ये एंटी क्लॉकवाइज चलने की वजह से ये क्या होगा भाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये बनेगा -p। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, -2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर, p का स्क्वायर, तो ये हो गया 5p स्क्वायर। तो आर की वैल्यू √5p आ गई। अब हमें डायरेक्शन भी बतानी है। तो tan थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कोस tan, आर से आर कैंसिल, -p/2p, माइनस से माइनस कैंसिल, p/1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 ये आ गया। तो अब हमने देखा यहाँ पे साइन और कोस दोनों कैसे है भाई नेगेटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी थर्ड की वजह से पाई प्लस थीटा हो गया। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट ई, अब हमें ई के अबाउट मोमेंट लेना है। तो देखो भाई ई लाइन में एडी जो फोर्स है इसी लाइन में जा रहा है, इसलिए 5p × 0, क्योंकि सेम लाइन में जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो क्या आएगा 0। ऐसे 2p देखो भाई, 2p के साथ परपेंडिकुलर कौन है एडी, या हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2p के साथ परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस DE लेंगे, ई से रिलेट करना है, हमें क्या लेंगे DE। और हम देख रहे हैं ये कैसे चल रहा है इधर, ये कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको क्या लिया गया है भाई प्लस का। आगे देखो भाई, अब ये 3p कैसे आ रहा है भाई, 3p देखो ऐसे होते हुए यूँ जाएगा, 3p ऐसे होते हुए कैसे जाएगा, यूँ जाएगा ना, इसलिए कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज जाने की वजह से ये कैसा आएगा भाई माइनस में, ठीक है। तो 3p मल्टीप्लाई में, अब इसने क्या लिख रखी है, इसकी स्क्वायर की साइड a है, तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB हो गई, तो इसकी साइड क्या आ गई भाई A। ऐसे ही अगला हम देखेंगे P देखो कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है P, है ना। इस तरीके से जाने की वजह से हम इसको क्या ले रखे हैं नेगेटिव, और R × 0। देखिए भाई आगे ये तो हमारा हो गया 0, 2p मल्टीप्लाई में DE, 3p गुना में A, p गुना में AE। देखो भाई AE को क्या लिख सकते हैं AD प्लस में DE, AE को क्या लिख सकते हैं भाई AD प्लस में DE, तो वो लिख दिया AD प्लस में DE। अब देखो भाई यहाँ पे 2p मल्टीप्लाई में DE माइनस p, देखो इसको हम सोल्व करते हैं एक मिनट। देखो ये क्या है 2p DE माइनस का 3 × A माइनस का p गुना में AD माइनस का p गुना में DE बराबर कितना है 0। तो यहाँ से हमने देखा p गुना में DE, 2 में से 1 गया, 1 बचा p गुना में DE। अब AD साइड भी A ही है, तो
3 गुना में P गुना में A और 1 P गुना में A लिख सकती हूँ इसको। तो 3 और 1 कितने हो गए, ये 4। तो यहाँ से DE की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी 4A। कैसे आएगी, देखो भाई, इसमें है ना P कॉमन ले लो, P या ऐसे करो PDE बराबर क्या हो गया 4PA। P से P कैंसिल, तो DE की वैल्यू क्या आ गई 4A। और हमें रेशो दे रखा है, देखो गिवन था रेशो AD अपॉन में DE, AD और DE का रेशो दे रखा था, ठीक है। AD और DE का रेशो क्या दे रखा है 5/4। तो AD और DE हमारे पास है 4A बराबर 5/4। तो यहाँ से AD क्या आ जाएगा 5/4 गुना में 4A, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 5A आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5A। हमें वैसे प्रूव करना है, सॉरी ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना था। AD रेशो D 5/4 है, ओके, प्रूव करना था ये हमें, ठीक है। अब DE की वैल्यू यहाँ से 4A आ गई। अब हमें निकालना है किसका रेशो भाई, AD अपॉन में DE। पहले मैंने AE बटे में क्या लिया है DE, AE बटे में DE। अब देखो भाई AE किसका जोड़ है AD और DE का, AD और AE किसका जोड़ है AD प्लस में DE। और AD कितनी है A प्लस DE हो गया ये, डिवाइड में DE। और यहाँ पे DE की वैल्यू 4A है, तो A प्लस 4A डिवाइड में 4A, तो कितना हो गया 5A डिवाइड में 4A। A से A कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 5/4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, 3 फोर्स है 3P 7P 5P एक्ट अलोंग द साइड AB BC CA ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है उनके रिजल्टेंट की, और पॉइंट E जो कि लाइन ऑफ एक्शन पे मीट करता है उसकी वैल्यू बतानी है। देखो भाई कैसे होएगा ये, इसे क्या रखा है 3 फोर्स, देखो 3P लग रहा है AB की तरफ, AB की तरफ 3P जा रहा है, और BC की तरफ जा रहा है 7P, B से लेकर C की तरफ जा रहा है 7P, 5P जा रहा है CA की तरफ, C से लेकर A की तरफ कौन जा रहा है 5P। हो गया। अब हमें निकालना क्या है मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन। और हमें पॉइंट E लाइन ऑफ एक्शन है, मीट करता है BC को, ये हमें चेक करना है। देखो भाई, लेट BC एंड द लाइन B एंड परपेंडिकुलर टू BC बी कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो भाई BC को कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया मैंने, तो लाइन ऑफ एक्शन देखो भाई हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें ईच एंगल 60 का होता है। अगर ये 60 है तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा भाई 120, है ना, क्योंकि ये लाइन वो एक लीनियर पेयर बना रही है ना, तो 120 और 60 कितने हो गए भाई 180, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ तक अगर घूमेगा तो कितना बचेगा भाई 360, एक मिनट ये हम चलो बाद में निकालते हैं। ये 60 हो गया और ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 120, और ये भी 60। वैसे भी हम देख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर से देख सकते हैं, हो गया। और मैंने मान लिया रिजल्टेंट BC लाइन ऑफ एक्शन के साथ क्या बना रहा है R, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमारे पास 3P 7P 5P, देखो AB के साथ 3P ने एंगल कितना बनाया है भाई हमारे पास 60। देखो अब इसने एंगल ये इस साइड से देखा है, किस साइड से देखा है भाई इधर, तो ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है 60, और अब इसने ये यहाँ से यहाँ तक कितना बनाया है 240, कितना बनाया है 240। इसको निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगी। और यहाँ पे 7P इसी लाइन में है, इसलिए इसका एंगल हो गया 0। और अगला है हमारा C से लेकर A, देखिए C से लेकर A, देखिए ये हमारा कितना बना रहा है, ये BC के साथ एंगल 120। तो अब हमें BC के साथ एंगल देखना है इसका, BC के साथ, तो BC के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 240। देखो 120 का दुगुना, 120 का दुगुना, क्योंकि देखो ये कितना है 60 और ये कितना है 120, हमें पता है क्योंकि ये लीनियर पेयर होएगा तो ये 120 तो होना ही है। लेकिन इसने एंगल यहाँ तक बनाया है, कितना यहाँ तक, ठीक है, आते हुए। ये वाला एंगल 240 कैसे बना, देखो हम जानते हैं ये वाला एंगल कितना है 180 लीनियर पेयर, और ये 60 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल एंगल कितना हो गया भाई 180 में 60 ऐड किया तो 240 हो गया, क्लियर। अब देखो भाई, तो ये आ गया 240 एंगल। अब हमें लेट R रिजल्टेंट बना दिया, थीटा एंगल बना रहा है BC के साथ बना रहा है। अब हमें क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। तो देखो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी। तो अब देखो जैसे जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं वहीं से हम
देखो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखी गई है, जैसे ई पॉइंट है, ई से हमने ए बी लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दी, ऐसे ई से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई एम बना दी, ऐसे ही हमने ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी, क्योंकि इस लाइन की तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखो भाई, अब रिजल्टेंट, अब हमें रिजोल्व करना है, तो हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट आर कोस थीटा होता है रिजल्टेंट का। अब देखो हॉरिजॉन्टल पार्ट में 7p एंगल बन रहा है, और मैंने बताया था एंगल उसी लाइन में है तो उसका एंगल कितना है 0, तो 7p और कोस 0 हो गया प्लस में। अब देखो ये कितना है 5p, हमें पता है ये कैसा चल रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कैसा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया है। और इसके साथ एंगल कितना था, ये वाला BC के साथ कितना बना रहा है 5p 120 डिग्री, और 3p भी कैसा चल रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसके लिए पॉजिटिव लेंगे, और इसका एंगल कितना है कोस 240। sin p कोस 0 की वैल्यू 1 होती है 5p, कोस 120 डिग्री, कोस 120 को लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है, और प्लस में 3p, कोस 240 को लिखा गया है 180 प्लस 60, तो को ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस का 3p कोस 60 की वैल्यू वही 1/2 होती है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो 7p माइनस 5/2p माइनस 3p मल्टीप्लाई 1/2, तो हमारे पास डेढ़ में ढाई जोड़े तो कितने हो गए भाई 4, और 7 में से 4 गए कितने हो गए 3p। ऐसे ही r साइन थीटा सब कुछ सेम है, बस साइन लगा देना। ओके, तो वो √3p आ गया। स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, ठीक है, 9p का स्क्वायर प्लस 3p का स्क्वायर, 9 3 कितने हो गए 12p का स्क्वायर। तो अब हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी, इसका रूट करो 12 का। देखो जब हमने रूट किया 12p का स्क्वायर, तो इसको लिख सकती हूँ 4 गुना में 3p का स्क्वायर, 4 रूट होता है 2 का, और ये p, तो 2p √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और देखो 1/√3 कब होता है भाई 30 पे होता है, और या पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा लगता है, तो 210 आ गया। ये कोस थीटा साइन थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो वो किस में होता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए थीटा को हम फाइनली क्या लेंगे 30 डिग्री ले लिया। अब हमें टेकिंग मोमेंट लेना है अबाउट ई, हमें क्या रखा है, तो 7p, और हमने देखा था उसी लाइन में लग रहा था वो 0, 3p मल्टीप्लाई में। अब देखो 3p के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है EL, और हमारे पास यहाँ पे 5p के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ME, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 5p देखो उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है, तो इस वजह से मतलब ये कैसा जा रहा है भाई क्लॉक, जिस हिसाब से जा रहा है उसके हिसाब से करेंगे, तो ये E से दूर जा रहा है ना, ये इस तरीके से, और ये E की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया हमने लिया, और साइन कन्वेंशन भी देख सकते हैं हम। अब हमने यहाँ पे लिखा 3p EL की वैल्यू हमने किससे निकाल दी भाई ट्राइंगल की हेल्प से। अब जैसे हमें निकालनी थी EL की वैल्यू, देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो देखो मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ इसके लिए, ये है B, ये है L, और ये है E। हमें पता है L पे 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, मुझे निकालनी है किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस EL की वैल्यू। ठीक है, और मुझे गिवन क्या है, इसने किसके टर्म्स में निकाली है BE की टर्म्स में, BE साइड ऑफ ट्राइंगल की टर्म्स में निकाली है, डिवाइड में BE। अब देखो जिस साइड पर दोनों एंगल बना होता है ये बेस, और ये क्या 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस, और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बन गया। तो EL हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, और BL हमारे पास क्या है बेस, तो P/B क्या होता है tan थीटा tan 60 जो कि होता है √3, तो EL बराबर BE, देखो BE और √3 आ गया, ये कितना आ गया BE √3। देखो भाई BE √3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसने चलो बाद में पुट कर दी वो, तो साइन 60 अभी पुट नहीं करके दिखाई है, ऐसे ही अगले वाले के निकाल लेंगे। अब हमने देखा दोनों में साइन 60 कॉमन है, और उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। वैसे तो इसमें 3p और BE, और ये क्या बना माइनस का 5p, इस CE को लिख दिया BE माइनस BC। देखो C को क्या लिख दिया BE माइनस BC लिख दिया, सॉरी। देखो भाई लिखने के बाद देखो ये 3p BE साइन 60, 5p CE साइन 60 हो गया, और हमें पता है 5p, हाँ दोनों में 3p कॉमन है, और अच्छा इसको हाँ ये लिख दिया था CE को BE माइनस BC। तो अब इसने इसको कैसे सोल्व किया है, देखो भाई 3p BE माइनस का 5p BE माइनस माइनस प्लस 5p गुना में BC बराबर 0, 5 में से गया 2, माइनस का 2p गुना में BE बराबर माइनस का 5p गुना में BC। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, p से p, तो यहाँ से BC बराबर 2e आ गई,
और यहाँ पे 5 भी है ना, तो 5/2 हो गया ये वाला। इतना होने के बाद देखिए रिजल्टेंट हमारे पास 2√3 है और इसका एंगल 30 डिग्री दे ही रखा है और BC इन ई पॉइंट पर है ही, और ये हमें गिवन है। हो गया प्रूफ। अगला देखिए भाई, अगला में देखा है फोर्स PQR एक्ट कर रहे हैं अलोंग द साइड BC AC BA रिस्पेक्टिव ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ये फोर्स है पैरेलल किसके है, BC के, उनका रिजल्टेंट BC के पैरेलल है, तो थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल से वो पास हो रहा है, तो हमें प्रूव करना है ये इक्वल हो गए। देखो भाई सबसे पहले में गिवन है PQR, देखो BC के अलोंग लग रहा है P, अगला में क्या रखा है AC के अलोंग लग रहा है Q, AC के अलोंग Q है, उससे अगला है BA के अलोंग है R, BA के अलोंग कौन है R, ये हमने बना लिया। अब देखो सेंट्रोइड हमें क्या, सेंट्रोइड क्या होता है, परपेंडिकुलर का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, तो ये हमने G बना दिया और ये सेंट्रोइड पे ही क्या है इसका रिजल्टेंट जो BC के पैरेलल है, ये बन गया। बनने के बाद अब हम रिजल्टेंट पास हो रहा है G से, जो एल्जेब्रिक सम हमें पता है उसका क्या होता है 0, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी पीछे। अब देखो P फोर्स गुना में उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहती है सेम सेंट्रोइड से, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उसने D नाम दे दिया, तो P गुना में D। अब देखो P हमारा कैसे जा रहा है भाई, इस तरीके से जाएगा ये, तो ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए इसके लिए क्या लिया गया है पॉजिटिव। अब Q को देखो, Q नीचे की तरफ ऐसे जाएगा तो ये क्लॉक चलती है ऐसे, इसलिए इसको लिया गया है नेगेटिव, तो Q गुना में परपेंडिकुलर डायरेक्शन। R देखो भाई हमारा R इस तरीके से जाएगा क्लॉक की तरह, क्योंकि यूँ आएगा, तो क्लॉक डायरेक्शन की वजह से इसको नेगेटिव लिया गया है। सब में D कॉमन, तो क्या बचा P - Q - R = 0 हो गया। अब हमें देख रहे हैं हम जो रिजल्टेंट है वो BC के क्या है पैरेलल, तो एल्जेब्रिक सम जब उसका 0 है तो BC का भी क्या होगा 0, और एल्जेब्रिक सम रिजल्ट पार्ट ऑफ परपेंडिकुलर टू BC 0 होगा, तो इसमें भी हम अब देखो, अब हमने रिजल्ट पार्ट कर दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस में हमें पता है साइन लगता है, तो P एंगल BC के अलोंग है इसलिए साइन 0 लिया गया। अब Q एंगल जो है हमारा वो कितना बना रहा है भाई, BC के साथ एंगल ये वाला कितना बना रहा है 120 डिग्री, ठीक है, और R एंगल तो हमारा कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। साइन कन्वेंशन सेम वही करने हैं जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर बताए थे, ठीक है। माइनस का Q, साइन 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन 60 वैल्यू √3/2। अब हमारे पास √3/2 दोनों में ले लो कॉमन, माइनस का Q प्लस R बराबर 0, तो -Q बराबर -R, हमने देखा Q और R की वैल्यू क्या आ गई इक्वल। अब फर्स्ट इक्वेशन है P - Q, R की जगह हमने Q पुट करा, Q और Q कितने हो गए 2Q, तो देखो P - का 2Q बराबर 0, तो P बराबर 2Q, या Q की वैल्यू आ गई P/2, तो हमने देखा Q और R इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था कि वो P/2 के इक्वल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P 2P - 3P 4P 5P और माइनस का 9P एक्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड टेकन इन ऑर्डर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। प्रूव करना है दे रिड्यूस टू ए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ हेक्सागन। मुझे प्रूव करना है वो सेंटर ऑफ हेक्सागन में से पास होंगे, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। देखो भाई सबसे पहले हमने एक हेक्सागन बना दिया ABCDEF। अब देखो A से B क्या जा रहा है P फोर्स, B से C जा रहा है 2P, और D से देखो अब ये जा रहा है हमारा D से C जा रहा है, देखो हमारा जा रहा है D से C, माइनस का 3P है ना, तो माइनस से समझ जाना D से C जा रहा है, वो 4P है तो वो D से E जा रहा है, और देखो अगला है E से F 5P प्लस है, और माइनस का 9P है तो मतलब उल्टा जा रहा है, ये A से F जा रहा है, इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो भाई हमने क्या किया, बीच का सेंटर O ले लिया, उसके साथ रिजल्टेंट बना दिया थीटा एंगल बनाते हुए बना दिया, और OX और OY कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई हमारे पास। अब हमें पता है देखो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड जो कि 6 है, तो 60 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हम जानते हैं इंटीरियर एंगल कितना आएगा फिर 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ हमारा कितना होता है 180। अब BC के साथ ये इसने बना रहा है 60 डिग्री P, ठीक है, तो अगला बनाएगा 60 ऐड करते जाओ 120, उससे अगला 180, ऐसे करते हुए हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है 60 ऐड करते जाएंगे, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट O हमें क्या पता है 0 होएगा। तो अब देखो P गुना में उसके सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे जब डालूंगी सेम रहेगी क्योंकि रेगुलर है ये, तो P गुना में D, P पॉजिटिव है, अब ये भी पॉजिटिव है तो 2P गुना में D, 3P नेगेटिव है तो 3P गुना में D, यहीं से कर दो 4P गुना में D, 5P गुना में D, माइनस के 9P गुना में D, ये हमने कर दिया। अब हम देखेंगे इनका सम किसके बराबर होता है 0 के, होता है या नहीं चेक कर लो। अब देखो भाई ये PD 2 और एक कितने हो गए 3PD, 3PD से 3PD कैंसिल, अब ये कहेंगे 5 और 4 9, 9 से 9 गया 0, हो गया 0।
अब हम आगे क्या देखेंगे, रिजल्टेंट ओ से पास हो रहा है, आर इज द रिजल्टेंट थ्रू ओ इंक्लाइंड एट एंगल थीटा डिग्री, और हमने रिजल्ट पार्ट करेंगे, हम जानते हैं आर कोस थीटा। पी ने देखो इसी लाइन के अलोंग है इसलिए जीरो एंगल बनाएगा तो पी कोस जीरो, और टू पी कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो 2p कोस जीरो, 3p नेगेटिव होएगा ये हमें पता है, बस 160 ऐड कर दो तो 60 बाद 120, फिर 4p। अब देखो 4p पैरेलल है तो सेम यही एंगल बनाएगा कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो उसने उसको लिखानी है। अब जो 5p है 60 ऐड कर दो, 120 में 60 ऐड करा 240 बनाएगा, और अगला 240 में 60 ऐड किया तो 300 बनाएगा। ये साइन कन्वेंशन हमें गिवन है। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 120 की माइनस के 1/2, 4p हमारे पास आई, और कोस 240 की भी माइनस 1/2, कोस 300 की भी 1/2। ये सोल्व करके दे रखा है हमें। अब देखो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। इसी तरह से आर साइन थीटा साइन लगा देंगे, सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो आर का स्क्वायर 225/4p का स्क्वायर, देखो 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4p का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करूँगी, देखो भाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 3, और p का स्क्वायर, तो ये आ गया 27/4p का स्क्वायर आ गया। दोनों में 4 कॉमन, इन दोनों को ऐड किया 252 डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड किया 63p स्क्वायर आ गया। आर की वैल्यू इसके ऊपर रूट लगाए तो क्या आ गया 3√7 आ गया। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने देखा कि साइन तो कैसा है पॉजिटिव, और कोस को हम चेक करते हैं, कोस नेगेटिव है, हाँ ये आर कोस थीटा है नेगेटिव है, तो साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड के लिए पाई में से घटाएंगे तो पाई माइनस कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें देखा है 3 फोर्स है पी क्यू आर एक्ट कर रहे हैं अलोंग द साइड बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। शो करना है इफ़ द रिजल्टेंट पास थ्रू इन सेंटर से पास होता हो p + q + r की वैल्यू 0 होगी, सरकम सेंटर में से पास होता हो तो p कोस a q कोस b और r कोस c 0 के बराबर होंगे। अगर सेंट्रोइड में से पास होता है तो p कोसिकैन a q कोसिकैन b और r कोसिकैन c क्या होंगे 0। अब देखो भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। जब एक ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। तो देखो भाई अब जैसे ये है, अब ये एंगल का बाइसेक्टर मान लो यहाँ पे मीट किया, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे मीट किया, ऐसे करते हुए ये एंगल बाइसेक्टर बन गए। और रेडियस क्या बनाई r, क्योंकि जब मैं एक छोटा सा अंदर से सर्कल बनता है, इन सर्कल बनता है अंदर से, तो इसलिए इसकी रेडियस क्या बना दी सबकी जगह r ले ली। अब देखो भाई तो हमने देखो I से D, I से E और I से F सबकी R रेडियस ले ली। अब हम एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट बताना है अबाउट I, और हमें पता है ये सेंटर बीच में है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो P फोर्स लग रहा है और हमें पता है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और गुना में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कौन गिर रहा है ID। इसी तरीके से Q फोर्स को देखो, Q भी कैसे जा रहा है भाई एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसका क्या आएगा पॉजिटिव, और गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर क्या गिर रही है IE। इसी तरीके से R गुना में IF ये हो गया। अब सब में R को ले लिया तो P + Q + R बराबर 0। R 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब P + Q + R क्या हो जाएगा 0 हो गया। पहला पार्ट प्रूव। अगला हमें बनाना है सरकम सर्कल बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से। जब हम इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, इस साइड का करें और इस साइड का करें, तो उनका मीटिंग जो पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई सरकम सर्कल, जिसमें बाहर की तरफ सर्कल बनता है, इन सेंटर में अंदर की तरफ बनता है। बन गया। अब हमारे पास O से लेकर B, O से लेकर C और O से लेकर A सर्कल की रेडियस होगी सरकम सर्कल की R मान ली हमने। अब हमें देखो हम ये जानते हैं जो सेंटर का एंगल जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल का दुगना होता है, तो A का दुगना यहाँ पे कितना हो गया 2A हो गया। तो अब हमारे पास ये आधा कितना हो गया A, और ये एंगल भी कितना हो गया A हो गया। अब हम देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इन राइट ट्राइंगल BDO में अब देखो हमारे पास OD की तो वैल्यू है ही ना, तो इसने लिखा OD बटे में OB। देखो जिस साइड पर दोनों एंगल बने वो बेस होता है, तो OD हमारा है बेस और OB हमारा है हाइपोटेन्यूज, तो B/H होता है कोस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू A दे ही रखी हमें, तो यहाँ से OD हमारे पास क्या है R, और OB हमें नहीं पता, तो OB कोस A होगी। तो यहाँ से हमने OD बराबर OB कोस A निकाली, और उसकी वैल्यू क्या है R कोस A। एक मिनट, O से लेकर B, सॉरी ये R थोड़ी ना, ये तो OD आएगा और ये R आएगा, हाँ R कोस A हो गया। इसी तरीके से OE R कोस B हो जाएगा, OF R कोस C हो जाएगा, हो गया। अब हम जानते हैं रिजल्टेंट पास कर रहा है O से, और वही उनका मोमेंट का जोड़ क्या होता है 0। तो अब देखो P फोर्स लग रहा है,
P फोर्स गुना में उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस OD, ऐसे Q गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस OE, R गुना में OF लिख दिया। अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। एक की वैल्यू है R cos A, एक की है R cos B और एक की R cos C। अब देखो सब में R कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, P cos A, Q cos B और R cos C बराबर 0। R 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 के इक्वल है। हो गया प्रूव। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, ओनली परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे ओनली परपेंडिकुलर का मिड पॉइंट बना दिया हमने जी, बना दिया सेंट्रोइड। अब देखो भाई, अब इसने ए एक्स परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, किस पर भाई, BC पर ड्रॉ करी, और यहाँ से GL भी परपेंडिकुलर है ना। तो देखो ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होगी। मैं लिखूंगी ट्राइंगल GDL सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके भाई, ADX के, किसके भाई, ADX के। कैसे, देखो इसमें एंगल L 90 डिग्री है, उसमें एंगल X 90 डिग्री है, और ये छोटी ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल में एंगल D बराबर एंगल D क्या हो गया, एंगल D बराबर एंगल D क्या हो गया, कॉमन। कॉमन होने की वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर होगी तो साइड का रेशियो ले लेंगे। देखो साइड का रेशियो ले रखा, साइड का रेशियो ले रखा है GL बटे में AX, GL बटे में AX, और इधर ले रखा है GD बटे में AD, GD बटे में पूरी AD, क्योंकि पूरे ट्रायंगल की AD होगी। और याद रखना सेंट्रोइड का रेशियो होता है AG रेशियो GD। देखो AG रेशियो GD कितना होता है, 1:2। ठीक है, तो अगर मुझे AG बटे में पूरा AD निकालना हो, देखो मान लो, देखो 1:2 होता है ये, तो ये ऐसे होएगा GD और हाँ AG रेशियो GD होता है 1:2। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो भाई हाँ, तो AG बटे में AD निकालना है। AG मान लो 1 है, तो AD कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ से AG आ जाएगा 1/3। AG बटे में AD क्या आ जाएगा, 1/3। तो अब देखो यही हमने ले रखा है, तो GL बटे में AX और यहाँ से GD बटे में AD। हाँ, तो क्योंकि इसमें उल्टा होएगा, पता है क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें GD बटे रेशो AD कितना होएगा, 1:2। तो यहाँ से GD बटे में AD आ जाएगा कितना भाई, 1/3। ये हमने कर दिया। तो करने के बाद यहाँ से GL आ जाएगा, AX इधर मल्टीप्लाई में गया तो 1/3 AX। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना में बेस गुना में हाइट। इसका बेस क्या है, BC, हाइट क्या गिरी है उसके ऊपर AX। तो अब हमें यहाँ से AX की वैल्यू निकालनी है, तो डेल गुना में 2 गुना में BC बराबर क्या आ जाएगा, AX गुना में BC नहीं, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 डेल डिवाइड में BC और 3 ऑलरेडी था ही, ऐसे GL आ जाएगा 2 डेल 3 BC। देखो ये कैसी ट्राइंगल है भाई हमारी, और फिर ट्राइंगल देयर रिजल्टेंट। हाँ, एक बात और हम जानते हैं, A के सामने वाली साइड को A बोलते हैं कोसाइन ला के, साइन ला के अकॉर्डिंग। B के सामने वाली साइड को हम B बोलते हैं, और C के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, C। अब देखो भाई, अब हमारी ये साइड क्या थी भाई, एक मिनट, BC की वैल्यू क्या आएगी A, ऐसे ही GM की वैल्यू क्या आएगी B, और इसमें आ जाएगा GN में C आ गया। अब रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम हमें पता है 0 होता है। अब इसका P गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या गिर रही है, इसके ऊपर GL, और Q गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर क्या गिर रही है, GM, और अगले पर GN लिख दिया। वैल्यू पुट कर दी, GM GL GL की पुट कर दी। अब देखो सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है 2 डेल डिवाइड में 3 कॉमन, तो 2 डेल डिवाइड में 3 कॉमन है, तो P/A बचा, यहाँ से Q/B बचा, और R/C, और हमें पता है ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। आगे देखिए भाई, आगे इधर रखा है बाई साइन फार्मूला। हाँ, ये मैंने आपको बताया है साइन फार्मूला। देखो साइन फार्मूला क्या होता है, A डिवाइड में साइन A, B डिवाइड में साइन B, और C डिवाइड में साइन C बराबर क्या होता है, K होता है। अब मेरे को अगर देखो, अब इसमें क्या किया, वैल्यू पुट कर दी A B C की, तो A की वैल्यू क्या आ गई, K साइन A, ऐसे ही B की वैल्यू क्या आ गई, K साइन B, और C की वैल्यू क्या आ गई, K साइन C। अभी वैल्यू पुट करी, और 1/sin क्या होता है, कोसिकैन ए, K सब में कॉमन लेके हटा दिया उसको, तो P 1/sin A कोसिकैन ए, ऐसे 1/sin B कोसिकैन B, 1/sin C कोसिकैन C। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। क्या क्या रखा है, फोर्स PQ एक्ट अलोंग द साइड BC CA AB रिस्पेक्टिवली टेकन इन ऑर्डर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर का रेशियो ये है, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड का ये हमें बताना है। देखो भाई, पहली इक्वेशन में हमने ये निकाल लिया था, अगली में ये निकाल लिया था। अब हम फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, जैसे हम नहीं करते थे A1 इसमें कितना है 1, B1 कितना है 1, और C1 कितना है 1। अब यहाँ से A2 कितना है भाई, P के साथ क्या है, कोस A, ऐसे ही B2 क्या है, कोस B,
और C2 क्या है कोस सी। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो ये पहले वाला क्वेश्चन जरूर करना है हमें। अब हम जानते हैं PQR हमने लिखा, जैसे PQR, P के नीचे B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2, ऐसे लिखते हैं। अब देखो भाई B1 B2 की वैल्यू कितनी है भाई, B1 और B2 की वैल्यू 1 और कोस B क्या है 1 और कोस B। Q के हाँ PQR एक बार लिख देती हूँ, C1 C2 की 1 और कोस C, 1 और कोस C। अगला A1 A2 1 और कोस A, 1 और कोस A, ऐसे ही 1 और कोस B, ये लिख दिया मैंने। अब P के नीचे हम क्या करते हैं, इसकी गुना कोस C माइनस कोस B, ऐसे Q के नीचे कोस A माइनस कोस C लिखेंगे। देखो ये आ गई, आगे जाएगा ना ऐसे आने के बाद ये हमारा प्रूव हो गया पहला पार्ट। ऐसे ही हम इन सेंटर वाला कर देंगे इन दोनों का सेम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।